Hey all dear students, let's see this very good question of electrostatics. ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो डीप कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो ही रहा है, साथ में मैकेनिक्स एसएचएम का भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है. तो कुल मिलाकर के दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर जे एडवांस. इस क्वेश्चन में बोला जाता है गिवन अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर. तो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है. इसमें एक सिमेट्रिक टनल रख की गई है. ये सिमेट्रिक टनल यू कैन सी, ये इसका एक एंड है, एक दूसरा एंड है. सिमेट्रिक टनल को 120 डिग्री मोड़ा गया है और इस टनल का जो मिड पॉइंट है वो एक डायमीटर के थ्रू, दिस इज़ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. तो इस टनल का जो मिड पॉइंट है जिसके अबाउट बेंड किया गया है वो इस डायमीटर से गुजर रहा है. और दूसरी बात बोली जाती है टनल के जो आइदर एंड है, एक एंड ये है और एक एंड ये है, इस एंड को सेंटर से मिलाने वाली लाइन इस डायमीटर से 30 डिग्री पे है. तो यहाँ पर डायग्राम में ये थीटा दिया हुआ है और ये 2 थीटा है, ये 30 डिग्री है, तो इसका डबल 60 डिग्री और इसका डबल 120. चूँकि ये सिमेट्रिक है तो ऊपर 2 थीटा तो नीचे 2 थीटा. तो ये बोला गया है कि सिमेट्रिक टनल बेंट एट एंगल 120 डिग्री. तो इस तरह का एक टनल बना दिया गया. अब क्या करते हैं, इस टनल के एक एंड पर, इसके माउथ पर जस्ट इनसाइड पर हम एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज -q और मास m है उसको छोड़ देंगे. तो बात क्लियर है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको टनल में एंटर करा देगी और एक्सलेट कराएगी. तो हमको बताना है कि ये इस टनल में यूँ मूव करता हुआ जाएगा. तो इस टनल से जब वो दूसरे एंड पे पहुंचेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड. तो सबसे पहले एक कैलकुलेशन करते हैं. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अलोंग अ स्ट्रेट टनल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. एक बड़ा ही वेल नोन ग्रेविटेशन का रिजल्ट है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं. और ग्रेविटेशन के रिजल्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिजल्ट सिमिलर होते हैं क्योंकि दोनों पे फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शन होता है. तो उस रिज़ल्ट में ऐसा होता है कि अर्थ में कहीं भी आप एक टनल बना लो और टनल की लोकेशन कुछ भी हो सकती है. टनल एक कॉर्ड के अलॉन्ग हो और वहाँ से अगर हम किसी एक पार्टिकल को छोड़ें तो ऑसिलेट करता है और उसका टाइम पीरियड टनल की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता. सिमिलर रिजल्ट यहाँ पर है. तो हमने यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर था उसमें एक कॉर्ड के अलॉन्ग एक टनल बना लिया. टनल का डायमीटर बहुत ही कम है तो हमारा अजम्पशन है कि टनल के कारण, टनल ऑब्वियसली हम बनाएंगे तो वहाँ से कुछ स्फीयर का चार्ज हटेगा. तो हमारा अजम्पशन ये है कि टनल के कारण स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट वही है. तो ये टनल है. अब हम एक काम करते हैं, अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं. तो टनल का जो मिड पॉइंट है वो मेरा लिए ऑरिजिन है और टनल इज अलोंग एक्स एक्सेस, कुछ ऐसा, ये ऑरिजिन है. अब टनल पे एक जनरल पोजीशन पर हमने यहाँ पर एक चार्ज -q मास m को रख दिया और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x है. इस टनल की सेंटर से दूरी जो है वो स्मॉल r है और ये इसका रेडियस वेक्टर है. और ये लाइन मान लेते हैं कि x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, कुछ ऐसे हो गया. और ये पॉइंट ऑब्वियसली स्फीयर के अंदर है. हमको पता है स्फीयर के अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kq/r3, कुछ ऐसे. Q टोटल चार्ज, स्मॉल r सेंटर से उस पॉइंट की दूरी, कैपिटल R रेडियस ऑफ द स्फीयर. और अगर ये ऑब्वियसली चार्ज पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगे, कुछ ऐसा. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक -q चार्ज रखा है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा कुछ ये, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा q × e. तो इसका मैग्नीट्यूड होगा q × e, इसको मिलोगे kq स्मॉल r/r3. अब अगर मैं इस f का कंपोनेंट टनल के अलॉन्ग कर लें, यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग कर लें, तो वो कंपोनेंट f cos थीटा हो जाएगा और टनल के परपेंडिकुलर हो जाएगा f sin थीटा, कुछ ऐसा. एक्सलेशन अभी बाद में देखेंगे. तो ये हो गया f cos थीटा, f sin थीटा. f sin थीटा नहीं दिखाया. तो एक्चुअली अगर ये फ्री टू मूव होता तो ये कुछ ऐसे जाता. इसका ये कंपोनेंट इधर मूव कराएगा और ये कंपोनेंट इधर मूव कराएगा. ये कंपोनेंट टनल का नॉर्मल बैलेंस कर देगा
और फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि यही जो फोर्स बच रहा है एफ कॉस थीटा, इस पर एक नेट फोर्स हो जाएगा, क्योंकि एफ साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। तो अब इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं एक, तो इस पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, एम इज इक्वल टू एफ नेट। एफ नेट हो गया माइनस एफ कॉस थीटा, तो एफ की वैल्यू ये है, तो माइनस एफ कॉस थीटा का मतलब हो गया माइनस के क्यू क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर कॉस थीटा। और डायग्राम में देखो, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज थीटा, तो आर कॉस थीटा इज एक्स। तो हमारे पास आ गया एक्सलेशन आ गया माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एम आर क्यूब इंटू एक्स। तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन से रिजेम्बलेंस मिल रहा है। एक जनरल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सलेशन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। तो अगर मैं इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करूँ, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर हो गया, यानी कि इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एम आर क्यूब का स्क्वायर रूट। एक बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि नॉर्मली जब हम लोग एसएचएम करते हैं तो बहुत सारे केसेस में हमको बोलना पड़ता है कि फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अबाउट द इक्विवेलेंट। तो ये किसी भी इस कॉर्ड, ये जो हमारा आंसर आ रहा है इसमें मुझको अप्रॉक्सीमेट नहीं करना पड़ा है को छोटा, यानी कि इसको कहीं से भी छोड़ दो कॉर्ड में, इट विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डायरेक्टली एक्स के प्रोपोर्शनल है और अपोजिट है। तो कहीं से भी छोड़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो हमारे पास इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ चुकी है स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। अब की बार मैंने कैपिटल के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, और इसको हम चाहें तो इस 4 को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। अब मेन पार्ट पे आते हैं जो हमें बताया गया था, तो एक बार फिर से उस डायग्राम को दिखाता हूँ मैं। मेन क्वेश्चन था, तो इस मेन क्वेश्चन में इस तरह से टनल थी, ये टनल के एंड पर हमने पार्टिकल को छोड़ा और ये टनल के जो दो स्ट्रेट पार्ट हैं एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अगर मैं इस टनल को आगे एक्सटेंड कर दूं तो एक ये कॉर्ड हो जाएगी और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अगर ये यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका आधा ऑसिलेशन होगा और फिर वापस लौटेगा, तो इसका एक साइकिल पूरा हो जाएगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अगर मैं किसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लूँ और टर्निंग के इफेक्ट्स को नेगलेक्ट कर लूँ, तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालने के लिए मैं काम करता हूँ कि इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और फिर देखूँगा कि उस एसएचएम का कितना पार्ट यहाँ पर हो रहा है। तो ये कॉर्ड है भाई, तो हमें बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो पहला काम किया कि मैंने इस टनल को हमने एक्सटेंड कर दिया, मुझे टाइम सिर्फ निकालना है यहाँ से यहाँ तक। इसके अलॉन्ग एक्सटेंड करेगा, उसका ओमेगा फिक्स है, वो ओमेगा इसके लोकेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो जैसे डायग्राम में दिया था, ये एंगल जो है, ये एंगल 60 है और ये एंगल 30 है। ये 60 ये 30, तो ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो गया। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल ये 30 ये 30 ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई और ये दोनों लेंथ को मैंने बोल दिया x। अब क्या करते हैं, इस कॉर्ड में जो एसएचएम होगा उसका मीन पोजीशन निकालते हैं। मीन पोजीशन तो क्लियर बात है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, वो जो परपेंडिकुलर होगा वो ऑब्वियसली उस कॉर्ड का या टनल का मिड पॉइंट होगा।
तो ये मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और अब ज़रा देखा जाए, ये x है, ये 60 डिग्री है, तो ये लेंथ मेरी x/2 हो जानी चाहिए, x cos 60 डिग्री, x cos 60 हो गया। और ये b है, इसका नाम रख दिया b, इसका नाम a और इसका नाम o। तो इसके अबाउट एसएचएम कर रहा है, ये मीन पोजीशन हो गई और यहाँ से छोड़ रहे हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि जो एसएचएम करेगा उसका एम्पलीट्यूड OB हो गया, OB यानी कि 3x/2 हो गया। और मुझे चाहिए टाइम B से लेकर के A तक का टाइम चाहिए। तो इसका एम्पलीट्यूड हमने समझ लिया, एम्पलीट्यूड हो गया 3x/2 और मुझे टाइम चाहिए B to A। तो टाइम फ्रॉम B to A चाहिए। अब अगर मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ता हूँ, ओमेगा पता है मुझको, तो एसएचएम का जनरल इक्वेशन होता है x = a sin ωt + phi। एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ते हैं तो उसका इनिशियल फेज हो जाता है π/2, यानी कि उसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा x = a cos ωt। x हो गया मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली कैपिटल है, t = 0 रखोगे x = a आ जाएगा। जब वो a पर पहुंचेगा तो उसका जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो x/2 हो जाएगा, और x/2 जो है वो एम्पलीट्यूड का आई शुड हैव रिटन दिस, एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली a/2, 3a/2। तो a पर इसका जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है x/2, उसके एम्पलीट्यूड का 1/3 है। तो अब हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन है x = a cos ωt, t = 0 पर x = a है, t = 0 पर यहाँ पर है, और रिक्वायर्ड टाइम पे a पर पहुँचता है, और यहाँ पर जो a है उसके एम्पलीट्यूड का 1/3 है। तो इसको मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो मुझको मिलेगा a/3 = a cos ωt, यानी कि cos ωt = 1/3, तो ωt = cos इनवर्स 1/3, यानी कि t = 1/ω cos इनवर्स 1/3। तो टोटल टाइम इसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t निकला, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2t, और t की वैल्यू है 1/ω cos इनवर्स 1/3, यानी कि 2/ω cos इनवर्स 1/3, और ये हमने निकाल लिया। और ओमेगा की वैल्यू निकाली थी हमने, ओमेगा की वैल्यू निकाली थी 1/2 √Q स्मॉल q πε0 mr³। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो मुझे मिल जाएगा टोटल टाइम इज 4 cos इनवर्स 1/3 √πε0 mr³ Q स्मॉल q। That's all answer. Thank you.